मैं चंदन कपूर, एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में और इसके डिफरेंट केसेस हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं डॉपलर इफेक्ट को। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये तो हम लोग जान लें। तो डॉपलर इफेक्ट में सबसे पहले जो होता है, ये हम बता दूं कि ये एक ऐसा इफेक्ट है जो वेव में प्रोड्यूस किया जाता है, वैसा वेव जो हम लोग यानी ह्यूमन ऑब्जर्व कर सकता है। ये वेव के इस वेव के फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उससे रिलेटेड है। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई साउंड का सोर्स हो, जैसे सायरन हो गया, एंड ऑब्जर्वर हो, जैसे बाइक पे सवार आदमी हो, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, यानी कि इनके बीच में कोई मोशन है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन there is also difference in their distances। ऑलवेज उनके डिस्टेंस में चेंजेज आएगा, या तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव मोशन रहेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, है ना, उसी के हिसाब से उनका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो ये इसी को डॉपलर इफेक्ट में डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन किए थे कि एपरेंट जो शिफ्ट होता है रिलेटिव मोशन के कारण ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ये तब होता है जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन होने के कारण नया फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देता है, इट में बी स्लाइटली लेस और ग्रेटर, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उस नए फ्रीक्वेंसी का नाम हम रखते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी से जानते हैं, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो ये हमारा सोर्स है, ऑब्जर्वर है, दोनों मूव कर सकता है, सोर्स भी मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है। जैसे हमारे पुलिस कार है, इस पे सायरन बजता है, इसका साउंड प्रोड्यूस करता है सायरन, और मोटरसाइकिल से ये गाड़ी मूव भी कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो ये मूव भी कर सकता है दोनों, है ना। तो याद रहे, दोनों के मूव करने के कारण दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा या कम होगा या बढ़ेगा। इन सेपरेशन कम और बढ़ होने के कारण उनके फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आता है, और ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनता है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो साउंड जो सोर्स प्रोड्यूस किया है उससे स्लाइटली कम और ज्यादा सुनता है, या डिपेंड करता है उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉपलर इफेक्ट का, ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट है इनके बीच, यानी सोर्स है गया, ऑब्जर्वर हो गया, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, नजदीक आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज्यादा सुनाई देगा, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस, दैट मीन इनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा होगा, तो उस केस में ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कैसा सुनेगा, स्लाइटली लेस, कम सुनेगा फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। वो सिंपली हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, ट्रेन हॉर्न के साथ जाता है, तो जैसे ही वो नजदीक आता है उनका फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाता है, और दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है। तो यही ऑब्जर्वर, ये तो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली देखा है, एब्जॉर्व किया होगा, लेकिन हम लोग को लगता है कि नजदीक आ रहा है तो साउंड का लाउडनेस बढ़ रहा होगा। हाँ, लाउडनेस तो बढ़ता है, उसके साथ साथ आवाज भी चेंज होता है, क्योंकि आवाज का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अगर मैं बोलता हूं कि बगल वाले क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है जो हमारा दोस्त है ना, एक लड़का नहीं, दो लड़का है, मैं किसी एक को बोलूंगा भाई आवाज कुछ इसका नाम, मेरे नाम चिल्लाओ, तो मेरा नाम आवाज देगा, तो मैं बता दूंगा कि ये किसने बताया, मेरा दोस्त। वो दोनों दोस्त है, दोनों में मैं बता दूंगा कि राम है या श्याम है ना। तो आवाज सुन के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को पता लगा सकते हैं, किसी पर्सन को बता सकते हैं कि हाँ ये इनका आवाज है ना। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के कारण आवाज को हम लोग पता लगा पाते हैं, तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के कारण ही हम लोग पता लगा पाते हैं कि किसका आवाज है। तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, आवाज अलग हो जाएगा। सो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देता है जब ये ट्रेन हमारे नजदीक से क्रॉस करता है। तो जैसे दूर रहता है उसका अलग साउंड होता है, अलग टाइप का साउंड निकलता है, जैसे जैसे नजदीक आते जाता है उसका साउंड और चेंज होते जाता है, फिर हमारे तक आते आते और चेंज होते, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है, फिर जब क्रॉस करने लगता है फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होने लगता है। तो ऐसे होता है, जैसे जैसे नजदीक आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का है।
चलिए हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट ने एक एक्सप्रेशन दिया था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग वही एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे ना, हम लोग डिराइव नहीं करने वाले हैं, डरने की बात नहीं है, हम लोग डिराइव नहीं करने वाले, केवल हम लोग उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो डॉपलर ने दिया था, उसके बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट केस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट में एक केस ऐसा एक्सप्रेशन लेते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके लिए हम कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सपोज वी हैव अ सोर्स, हैव अ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय इट, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी ईटा एन प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं। इट हैज अ वेलोसिटी वीएस, मान लेते हैं वीएस इसका वेलोसिटी है, और ये ऑब्जर्वर है, इसका वेलोसिटी वीओ मान लेते हैं, है ना। सोर्स का वेलोसिटी वीएस, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वीएस, और साउंड जो है या वेव है, वेव का फ्रीक्वेंसी वी मान लेते हैं। ये हो गया। बोलेंगे सर यहाँ वीएम भी दिख रहा है, तो ओके, वीएम हम लोग मान लेते हैं कि अगर जिस मीडियम में वेव प्रोपगेट हो रहा है उस मीडियम का वेलोसिटी भी हो सकता है, उस वेलोसिटी को हम लोग वी मान सकते हैं। तो इससे अगर मानते हैं तो डॉपलर ने एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया। वो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये v प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी नॉट, वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी, ये कंफ्यूजन दिख रहा है यार, ये प्लस माइनस क्या है? तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। इसी को क्लियर करने के लिए तो डिफरेंट केसेस का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ना, यही है, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ये मालूम है। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर में प्लस और माइनस दिया है, ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, vm वेलोसिटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस होगा या माइनस होगा? तो बोले ये देख लेते, अगर मीडियम मतलब हवा मान लेते हैं यार, हवा में ही जो होता है, मान लो कि जिस डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं उधर साउंड जा रहा है और उसी डायरेक्शन में हवा बह रहा है, तो क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल टोटल वेलोसिटी होगा दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। याद रहे, वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ मीडियम दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ भी प्लस का साइन, दोनों प्लस, है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, हवा उसको धक्का मार के पहुंचा देगा, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो जान गए होंगे, प्लस है तो अपोजिट में तो माइनस ही होगा, हाँ माइनस होगा। तो अगर वेव इधर फ्लो हो रहा है, हवा इधर फ्लो हो रहा है, तो वेव को जाने में तो दिक्कत करेगा ही, इसीलिए वेलोसिटी कम हो जाएगा थोड़ा सा। सो v माइनस वी एम होगा, माइनस वी यहाँ पे भी होगा। तो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये समझ गए, पक्का समझ गए कि अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मीडियम फ्लो हो रहा है, मीडियम मतलब हवा, सो हवा का डायरेक्शन अगर हम जिधर बोल रहे हैं, जिधर हम सुनाना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में है, तो बोलेंगे कि ये बढ़ा देंगे वेलोसिटी, v प्लस वी एम कर देंगे। अगर हम लोग बोल इधर रहे हैं, हवा इधर फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ओरिजिन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस ये क्लियर है। दूसरा, जब ये क्लियर है ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ये मैक्सिमम केस में तो ये हम लोग लेके चलते हैं कि मीडियम रुका हुआ है। मीडियम क्या है, रुका हुआ है, हवा नहीं बह रहा है, हवा नहीं बह है ना। सो साउंड, तो उस केस में अगर हम लोग देखेंगे कि वेव कैसे प्रोपेगेट करेगा, सो वीएम अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है मीडियम, तो इसका मतलब वीएम का वैल्यू जीरो होगा, तो जीरो होगा, जीरो प्लस माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वीएम को हटा देंगे, तो हटा देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डैश यानी एन हो जाए, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी प्लस माइनस वी ओ, वी प्लस माइनस वी एस, और ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। सो ये देख रहे हैं, ऊपर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी होता है, नीचे सोर्स का होता है। अब इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, इसी के लिए तो हम लोग केस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंट केस का डिस्कशन करते हैं और उसमें हम लोग को पता चलेगा किस तरह से डॉपलर इफेक्ट को हम लोग को यूज करना है। तो चलिए हम लोग पहला इसमें केस लेते हैं कि सोर्स मूव कर रहा हो लेकिन ऑब्जर्वर रेस्ट में है। सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो। तो पहला इसमें भी केस ले लेते हैं कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो ये सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, यहाँ तक ठीक है।
तो अब इस केस में ये तो बेचारा रुका हुआ है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये तो केस ही लिए कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0। अगर हम लोग इसका बात करें, सोर्स इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसको वीएस ले लिए, वी इज द साउंड का वेलोसिटी है ना, तो वो हम लोग ले लिए। उस केस में अगर हम लिखना चाहें कि क्या लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग लिखते हैं और बताते हैं क्या होगा। सो हम लोग को फ्रीक्वेंसी, नया फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा, वो क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू वी प्लस माइनस वी नॉट वी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी सोर्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मीडियम में कोई चेंज नहीं, जब दिया रहे तभी मीडियम का वेलोसिटी को कंसीडर करना है, अदरवाइज 0 मान के ही चलना है, ठीक है। सो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड वी ले लिए। अब देखते हैं, जब हम लोग ऑब्जर्वर, ऊपर ऑब्जर्वर के बारे में लिखना है, तो सोर्स को हम लोग ढक देंगे, बचा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी 0 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0, ओके क्लियर। फिर अब किसके बारे में, नीचे जब आते हैं तो नीचे सोर्स के बारे में रहता है, अब यहाँ प्लस होगा या माइनस। फिर से आते हैं तो जब वीएस के बारे में लिखना है तो वीओ को क्या कर देंगे, तोप देंगे, ढक देंगे। तो उधर से आएगा क्या, उधर से देखिए आ रहा है कौन सा, वीएस, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ना है तो डी ये वैल्यू बढ़ने के लिए नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू कम होना चाहिए। कम होने के लिए यहाँ साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ये हमारे पास ये माइनस साइन का यहाँ यूज हुआ। सो यहाँ पे आ गया एन वी अपॉन वी माइनस वी एस। इस केस में हम लोग को अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज साउंड का स्पीड जो होता है 340 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, गिवन है, साउंड का वेलोसिटी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। ये सोर्स जो मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के अबाउट मूव कर रहा है, सोर्स तो रुका हुआ है उसके तरफ। अब फ्रीक्वेंसी जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, मान लेते हैं 3000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स। तो ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी यहाँ ऑब्जर्व करने वाला है ई एन, एन का वैल्यू 3000 है, ये वी का वैल्यू पुट करते हैं, वी है 340 और नीचे में वी है 340 माइनस 40, ये वी एस का वैल्यू 40 है, तो ये करेंगे तो हमारे पास आया 3000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 300, 340 में से 40 माइनस होगा 300, 300 से 3000 कैंसल, 10 आया, यानी नया फ्रीक्वेंसी 3400 हर्ट्ज आ गया है। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ऑब्जर्वर जो सुनाई देगा 3400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उन्हें सुनाई देगा। तो देखिए कितना मस्त है, मस्त है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट केस का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि प्लस या माइनस में कंफ्यूजन दूर होता है कि नहीं। तो अब देखिए कि सोर्स क्या हो रहा था कि भाई सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था। दूसरा इसमें केस क्या हो सकता है, सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो चलिए हम लोग ऐसे केस का डिस्कशन करेंगे जिसमें सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये इसमें हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, ये तो पहले ही बोला गया था। तो चलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी अब लिखते हैं। फिर से हमारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, इतना बार लिखना है कि हमको दिमाग में ये बैठ जाए कि ऊपर वीओ होता है और नीचे क्या होता है, वीएस होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होने वाला है, तो इसीलिए इतना बार लिखना है कि हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि ऊपर वीओ होता है नीचे वीएस होता है। चलिए हमारे पास नया फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, कैसे, पुराना फ्रीक्वेंसी प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये तो रुका हुआ है भाई, रुका हुआ है तो डिस्कस ही नहीं करना, 0 रख देना है। नीचे का बात करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे सोर्स का बात कर रहे हैं, सोर्स का, तो ऑब्जर्वर को ढक देंगे। अब देख रहे हैं दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए, ये वैल्यू मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस में साइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1/2 में लिखा हूं, 10/2 और 10/3 में कौन बड़ा है, इसका वैल्यू 5 आएगा, इसका 3.3 आएगा। तो नीचे वाला जो बड़ा वैल्यू है वो छोटा वैल्यू दे रहा है, तो ये नीचे वाला बड़ा करना है ताकि हमको फ्रीक्वेंसी कम मिले। तो दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो ये फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगा वो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारा इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से इक्वेशन ला सकते हैं। और अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने किया। चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा केस जो है वो है, सोर्स अभी मूव कर रहा था, अब ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं। व्हेन सोर्स इज इन रेस्ट बट ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो पहले ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है पहला केस में, तो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फिर से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखा ये फॉर्मूला है। देखो ऊपर में ऑब्जर्वर होता है, नीचे में क्या होता है, सोर्स होता है। बार बार ये लिखने वाले हैं, अब बोलेंगे सर बार बार आप क्यों लिख रहे हो, है ना, एक बार तो लिख दिए हो। तो नहीं भाई, ये बार बार लिखो, दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए, इतना बार लिखेंगे कि प्रिंट हो जाना चाहिए कि सपना में भी कोई अगर हिलाते ना तो हमें बता दूं, इस टाइप का हो जाना चाहिए। तो ये जरूरी है। लग रहा होगा कि हमें तो याद हो गया, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन बाद पूछूंगा तो ऊपर में कंफ्यूजन होगा, अरे ऊपर में वीओ था या वीएस था, ऐसे करने लगेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बार बार लिखना है, बार बार इसको लिखना है ताकि दिमाग में सीट हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भी। अब देखते हैं ऑब्जर्वर अब मूव कर रहा है, तो सोर्स ऑब्जर्वर का बात करेंगे ऊपर, तो ऑब्जर्वर का बात करेंगे, सोर्स को ढक देंगे, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा होने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिए। ये तो रुका हुआ है तो वीएस का वैल्यू 0, तो ये हमारा नया फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया है, थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देगा, तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। इस केस में इस तरह से निकालेंगे। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अगला केस है कि अब ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है सोर्स से, सोर्स से ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो उस केस में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला फिक्स है, प्लस माइनस वी ओ अपॉन पी प्लस माइनस वी एस, है ना। बोलेंगे हम नहीं लिखे, हम आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए, अगर हम ही नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा बुरा मान लोगे, नहीं कि हम यानी लिखोगे नहीं, तो इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और हमारा फिर से यही इक्वेशन आया, अब इसको हम लोग सॉल्व देखते हैं। सोर्स पहले ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ देखते हैं, ये सोर्स को रोकेंगे, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो नोमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए, कम होने के लिए वैल्यू घट जाएगा, और नीचे में तो 0 है तो भी ही रहने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी स्लाइटली लेस सुनाई देगा ऑब्जर्वर द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा अदर केस है। नेक्स्ट इसी तरह के और केस देख लेते हैं। इसमें और केस है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, दोनों मूव कर रहा है, तो दोनों मूव अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसमें देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स के पास वेलोसिटी वीएस है, ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी वीओ है, साउंड वेलोसिटी का तो वी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग इक्वेशन सब जानते हैं, लिखते हैं वही वाला इक्वेशन, ई एन इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस, ये लिख दिए हम लोग। इसका वैल्यू लिखेंगे ए, वी देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, अगर ऊपर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के बारे में बात करते हैं, इसको ढक देंगे। ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो बढ़ने के लिए ऊपर साइन कैसा होना चाहिए, बढ़ने के लिए ऊपर बड़ा वैल्यू होना चाहिए, बड़ा वैल्यू होने के लिए प्लस जोड़ देते हैं। फिर अब देखते हैं सोर्स के बारे में, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, ढक दिए, इसको क्या कर दिए, ढक दिए। जब इसको हम लोग ढक दिए हैं तो ये नजदीक आ रहा है, यानी ये वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। जब सोर्स भी नजदीक आए इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो कम होने के लिए यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो लिखने का तरीका सीखेंगे कैसे, जब लिखने का तरीका एक बार सीख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, है ना। जानते हैं जब कभी चीज सीखते हैं ना तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है, हम भूल नहीं पाते, लेकिन किसी चीज को याद करते हैं, याद रहे, याद करना है, किस लिए याद करते हैं, अगर पूछा जाए कि कोई चीज को हम लोग याद क्यों करते हैं, बोलेंगे ओ क्यों करते हैं, याद करने के लिए याद करते हैं, तो नहीं, भूलने के लिए याद करते हैं, है ना। याद करेंगे तो भूलेंगे ही, तो भूलने के लिए याद करते हैं, इसीलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं, सीख जाना है। जब सीख जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, सीखा हुआ चीज भूलते ही नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। कोई आर्ट होता है, आर्ट सीखना आर्ट होता है, अगर कोई चीज सीख जाते हैं ना तो वो भूलेंगे नहीं, है ना। जैसे साइकिल चलाना एक बार सीख जाएंगे
तो हमेशा याद रहेगा। बाइक चलाना एक बार सीख जाएंगे, 10 साल नहीं चलाए फिर चलाएंगे तो चला लेंगे। कार चलाना सीख लिए एक बार, उसके बाद बहुत दिन बाद फिर कार चलाएंगे तो भी हम लोग चला सकते हैं। तो कोई भी चीज़ सीख जाते हैं ना तो भूलते नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि दोनों मूव कर रहा है, वो उसके आगे बढ़ते हैं कि दोनों मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, उस केस का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहने वाला है भाई। ये हमारे पास है ईटा सॉरी एन, ये v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस, ये हम लोग लिख सकते हैं। ईटा डैश इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। सो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ऑब्जर्वर होता है तो ऑब्जर्वर की तरफ हम लोग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स को ढकना पड़ेगा। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए ऊपर वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने के लिए ऊपर का साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो वी माइनस वी ओ हो गया। दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं, नीचे का बात करते हैं तो नीचे सोर्स का होता है। सोर्स का जब डिस्कशन करेंगे तो ऑब्जर्वर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो देखेंगे सोर्स जो है ऑब्जर्वर से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ये भी घटा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के लिए नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन, सो वी एस। ये हमारा दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा। ये एक्सप्रेशन हम लोग सीख जाएंगे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लगभग हम लोग सीख गए होंगे कि किस तरह से लिखना है, और दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम अगला तो मैं खुद से लिख दूंगा, है ना। तो चलिए हमारा ये है, इसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, मेरे से पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, व्हेन सोर्स इज मूविंग बिहाइंड ऑब्जर्वर, ओ सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे पीछे घूम रहा है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं। फिर से हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट है, एक ही है भाई। डॉपलर जी ने एक ही फॉर्मूला दे दिया है, उसी को हम लोग को यूज करना है। सो v प्लस माइनस वी एस, ऐसे हम लोगों ने देखा। तो देखा तो अब बनाया, कैसे बनाया। सो नेक्स्ट हमारे इस केस में पहले हम लोग ऊपर ऑब्जर्वर के बारे में देखते हैं। इसको रखे, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए ऊपर का साइन है क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो वेलोसिटी वी माइनस कर दी, कम हो गया, डिवाइडेड बाई वी। सोर्स का बात कर रहे हैं तो सोर्स क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। नजदीक आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए नीचे वाला वैल्यू जो होना चाहिए कम, नीचे वाला वैल्यू कम होना चाहिए। सो नीचे वाला वैल्यू कम होगा, तो कम होने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, माइनस है, तो माइनस हो गया। ये हमारा आ गया व्हेन सोर्स इज मूविंग बिहाइंड द ऑब्जर्वर, तो ये केस आ गया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का, कि अब जो है कि सोर्स के पीछे भाग रहा है ऑब्जर्वर। तो नेक्स्ट हम लोग केस लेते हैं जिसमें कि क्या होगा कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग बिहाइंड द सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग बिहाइंड द सोर्स। इस केस में भी हमारे पास फॉर्मूला सेम रहने वाला है, एन डैश इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, इसमें दूर जा, ये एक इसके पीछे भाग रहा है ऑब्जर्वर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जर्वर के मोशन का डिस्कशन करते हैं। सोर्स को ढक लेते हैं, नजदीक आ रहा है ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पे नजदीक आ रहा है। नजदीक आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ऊपर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो प्लस का साइन यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वी अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको ढक लेंगे। जब इसका बात करेंगे सोर्स का, तो ऑब्जर्वर को ढक लेंगे। सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगा। सोर्स दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होने के लिए नीचे प्लस साइन होना चाहिए, तो वी एस ये आ गया। तो ये केसेज है, इस केस में फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इसका वेलोसिटी दिया रहा है, इसका वेलोसिटी दिया रहा है, इसका वेलोसिटी 340 दिया रहेगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इतना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस सो नेक्स्ट हमारे पास केस है क्रॉसिंग। अगर एक क्रॉसिंग वाला देखते हैं कि अगर हमारा सोर्स, अब दो कंडीशन इसमें हो सकता है, या तो ऑब्जर्वर रोज रेस्ट में हो और सोर्स उसको क्रॉस करता हो। जैसे हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और ट्रेन क्या होता है, उधर से हॉर्न बजाते हुए आता है और निकल जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है। दूसरा केस हम लोग इसमें ले सकते हैं
क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वर मूव करता हो और सोर्स रुका हो। जैसे हम लोग किसी गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पे बाजा बज रहा है, गाना बज रहा है ना, किसी मंदिर के पास, और उस मंदिर को क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी से, आ रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, तो सोर्स रुका हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर मूव करता हुआ, ये दो केस आता है। तो क्रॉसिंग का केस में इस पहला केस हम लोग लिखते हैं मूविंग साउंड सोर्स क्रॉस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ऑब्जर्वर है हमारे पास यहाँ, विच इज इन द रेस्ट, खड़ा है रेस्ट में, और सोर्स मूव करते हुए आ रहा है और क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो इस केस में दो केस आता है, ये है बिफोर क्रॉसिंग। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, इसको इक्वेशन को हम लोग को मालूम है पहले से, और इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होता है n डैश इक्वल टू n, ऊपर में v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। इतना बार लिखेंगे कि हमें ये याद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा, इतना होगा। ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं कि पहला केस लेते हैं बिफोर क्रॉसिंग। तो n डैश का वैल्यू बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले लिखते हैं। क्रॉस करने से पहले लिखेंगे n आ गया, जो हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है वो हो गया। उसके बाद क्या किए कि ऊपर में ऑब्जर्वर होता है, तो ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस करने का। नीचे में प्लस होगा माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ढकेंगे। अगर अब सोर्स के वेलोसिटी के बारे में कंसीडर करना है तो ऑब्जर्वर को रोक देना है। देख रहे हैं सोर्स नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए, और कम होने के लिए यहाँ साइन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। सो माइनस वी एस, ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो आया, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी बिफोर जो हो गया क्रॉसिंग, क्रॉस करने से जस्ट पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग। यहां पे फिर से ऑब्जर्वर रुका हुआ है दूसरा केस में, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सोर्स का। फिर से यहाँ देखिए ऑब्जर्वर को ढक दिए, सोर्स इस केस में क्रॉसिंग के बाद देख रहे हैं दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो क्या होना चाहिए, कम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा दोनों फ्रीक्वेंसी आए, ये दोनों अपरेंट फ्रीक्वेंसी आए बिफोर एंड आफ्टर, ये आए। अगर इन दोनों में हम लोग बोलेंगे रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर का, बिफोर और आफ्टर का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, एन वी, पहले बिफोर लिख लेते हैं, वी माइनस वी एस, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर में वी प्लस वी एस अपॉन एन इंटू वी कैंसल। तो हमारे पास वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस, ये आया। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया है। रेशियो निकालना है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना निकालेगा, तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड आफ्टर क्रॉसिंग। तो क्रॉस करने से बिफोर एंड आफ्टर में कितना चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया, बिफोर का बात करते हैं, माइनस या आफ्टर का बात करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बिफोर है हमारा एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, और ये माइनस में आ जाएगा एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम होगा, ये एलसीएम कितना होगा, तो ये एलसीएम वी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसी है, वी माइनस वी एस वी प्लस वी एस। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो हम लोग यहाँ लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। यहाँ जब ये रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, एन वी कॉमन हो गया दोनों में, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वी एस प्लस वी, और उधर पुट करेंगे माइनस वी प्लस वी एस, ये आ गया हमारा माइनस करने पे। सो ये इससे यहाँ कैंसर, ये बचेगा टू वी एस। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया, टू एन वी इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी एस डबल हो जाएगा, और नीचे में वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर। तो हमारे पास जो चेंजेज आया फ्रीक्वेंसी में, वो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना चेंज आया है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी पहले और बाद में कितना इसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज टू एन फ्रीक्वेंसी वी इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर, ये चेंज आया है। तो चलिए हम लोग ना
ये क्रॉसिंग देखा, पहला केस देखा, उसी तरह से दूसरा केस को देखते हैं और यही सारा चीज उसमें भी निकालेंगे। दूसरा केस मालूम होगा कि क्या है, दूसरा केस मालूम है कि सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे रुका हुआ रहेगा और ऑब्जर्वर ऐसे क्रॉस करेगा। सो नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, इसमें केस आता है कि मूविंग ऑब्जर्वर क्रॉसिंग अ स्टेशनरी सोर्स, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है दोनों तरफ। तो इस केस में भी हम लोग अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से हम लोग फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखते हैं, वी डैश एन डैश इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, V4 का निकालेंगे वैल्यू। तो चलिए हम लोग V4 का निकालते हैं। एन डैश V4 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो V4 इसके पहले वाला जो हो जाएगा, पहले वाले केस में चलिए ये क्या फॉर्मूला n और ये हमारा V। अब ऑब्जर्वर का बात करेंगे, सोर्स रुका हुआ है, सोर्स रुका हुआ है तो सोर्स वाला वेलोसिटी में कुछ वेलोसिटी ऐड नहीं होने वाला है, बचा हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो सोर्स को रोक दिए, पहले सामने की तरफ मूव कर रहा है, नजदीक आ रहा है, सोर्स के नजदीक आ रहा है, नजदीक आने से रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए नोमिनेटर का वैल्यू ऊपर, नोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज्यादा होने के लिए पॉजिटिव साइन, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग एन डैश वी आफ्टर का बात करें तो आफ्टर के लिए हमारे पास एन वी और डिवाइडेड बाई वी एस में सोर्स तो रुका हुआ है तो नीचे केवल वी रहेगा, वी एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऊपर ऑब्जर्वर का बात करेंगे, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस में होगा या माइनस में, माइनस होगा। तो इसके लिए हम लोग आफ्टर क्रॉसिंग का देखते हैं सीन। आफ्टर क्रॉसिंग के सीन देखते हैं, सोर्स को रोक दिए, ऑब्जर्वर देख रहे हैं दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने, फ्रीक्वेंसी सॉरी दूर जा रहा है, सॉरी दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो कम होने के लिए न्यूमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वीओ का वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये दोनों का निकाल लिया, अब रेशियो निकालना है। एन डैश बिफोर और आफ्टर का रेशियो अगर निकालते हैं तो ये हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, एन वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। सो यहाँ से एन एन कैंसिल, वी कैंसिल और हमारे पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी ओ। सो ये हमारा ये रेशियो आया। रेशियो निकाल लेंगे, पहले तो हम लोग पहले अप्रैन बिफोर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, रेशियो तो निकल ही जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्रॉसिंग, बिफोर क्रॉसिंग आफ्टर क्रॉसिंग में अप्रेंट फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस आया। तो अप्रेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस निकालना है बिफोर माइनस अप्रेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर, इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये हम लोग एन वी प्लस वी ओ बाई वी माइनस एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी, ये भी आफ्टर दोनों को माइनस कर दिए। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो वी आ गया, एन कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ वी प्लस वी नॉट और ये प्लस आया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस वी और ये माइनस माइनस प्लस वी हो, तो यहाँ से वी कैंसल। सो हमारे पास जो आया वो आ गया कितना, हमारे पास से रिलेशन आया 2 वी ओ डिवाइडेड बाय वी, ये हमारे पास ये चेंज आया फ्रीक्वेंसी में। वहाँ पे कितना आया था, 2 वी एस अपॉन वी आ जाएगा, वी नीचे वहाँ भी कट जाएगा, वी स्क्वायर था वहाँ पे, तो यहाँ पे आया है 2 v0 अपॉन वी, ये हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्रॉस करेगा तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। तो ये दूसरा केस था जिसमें ऑब्जर्वर रुका हुआ था, सोर्स रुका हुआ था, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। उसी तरह से डॉपलर इफेक्ट और स्पेशल कुछ केसेस में देख लेते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। अभी तक देखें सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब सेम टाइप के थे। अब हम लोग देखते हैं इस केस में कि अगर दोनों अगर लिखा हुआ है कि दोनों मूव्स करे सेम डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी, यानी सोर्स है और ऑब्जर्वर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ अगर मूव करते हैं, मतलब ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये दोनों क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये भी इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये भी मूव कर रहा है v
वन वेलोसिटी से, ये भी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब दोनों का सेम वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना कम होगा। सो देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ही इतना रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जब सेम वेलोसिटी रहेगा तो रिलेटिव मोशन इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच में कोई भी मतलब रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा एंड डॉपलर इफेक्ट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। डॉपलर इफेक्ट वहीं पे देखने को मिलता है जहां रिलेटिव मोशन हो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, अगर नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो ये हमारा केस नंबर 5 था। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तरफ केस में देखते हैं। तो एक केस है मूविंग कार टुवर्ड वॉल, वॉल के तरफ एक कार मूव कर रहा है। तो कार में बैठे ड्राइवर द्वारा कितना साउंड, कितना स्पीड का साउंड हम लोग को सुनाई, विसल का साउंड सुनाई देगा। ये हमारे पास कार है, कार v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, कार है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर ऑब्जर्वर है। इसने हॉर्न बजाया, हॉर्न क्या हुआ, गया इस वॉल से टकराया, फिर ये वापस आया, तो ये इको सुनाई दिया। ये क्या किया, इको सुनाई दिया। तो इको का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, जो फ्रीक्वेंसी ये इको करके वापस आया, टकरा, रिफ्लेक्ट करके, रिफ्लेक्टेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी, अभी जो मारेगा वही सुनाई देगा इसको, क्योंकि यहीं पे है, इसके रेस्पेक्ट में, सोर्स के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, सोर्स भी इसी के साथ है, ये भी, तो कोई चेंज नहीं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आएगा उसका फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है और वो रुका हुआ रहेगा। जब तक साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा तब तक ये आगे मूव कर जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर मूव कर रहा है कार और हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाया तो साउंड तब तक क्या होगा, ट्रेवल करेगा और यहाँ पे हिट करेगा, तब तक ये गाड़ी आगे और बढ़ जाएगा। फिर साउंड वहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, आने में जो समय लगेगा उसके बाद तब तक और गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में देख रहे हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इमेजिनरी कार बना लिए जो कि सोर्स की तरह काम किया। ये हमारा लिसनर है, ऑब्जर्वर है, जो ड्राइवर है ये वीसी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, सोर्स भी इधर ही सीसी वेलोसिटी से आ रहा है, यही सोर्स है यही ऑब्जर्वर है, इसलिए मिरर इमेज बना लिए। ठीक है, चलिए मिरर इमेज बना तो लिए हैं। अब इसको साउंड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं जैसे हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, और लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन होता है एन डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस केस में वी एन का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा। तो चलिए ऊपर में ऑब्जर्वर होता है, ऊपर में ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड v रखेंगे। यहाँ प्लस होगा या माइनस उसका डिस्कशन करने के लिए ऑब्जर्वर का वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सोर्स को हम लोग रेस्ट में रख दिए। देख रहे हैं ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, किसके तरफ, सोर्स की तरफ। v वेलोसिटी से कैसे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ प्लस और इसका वेलोसिटी है vc डिवाइडेड बाय। फिर से दूसरा केस देखते हैं। नीचे में सोर्स होता है, सोर्स का वेलोसिटी प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को हम लोग बंद कर देते हैं। ऑब्जर्वर को रोके, देखें सोर्स फिर ये नजदीक आ रहा है, मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने के लिए इसमें से vc का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स का भी वेलोसिटी सेम है, vc है, तो v प्लस vc माइनस v माइनस vc, ये हमारा इसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन, अगर वॉल वाला क्वेश्चन है, वॉल से टकरा के अगर आता है तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन आ गया। इसमें क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कार का वेलोसिटी गिवन रहेगा, एंड कार का वेलोसिटी तो गिवन रहेगा ही, उसके साथ ही हमें ये भी दिया रहेगा स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्स दिया रहेगा। और तब हम लोग को फ्रीक्वेंसी, मान लो कि साउंड प्रोड्यूस किया, कुछ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इतना फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया है, तो ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड रिसीव करेगा, या ड्राइवर को कितना साउंड इको जो होगा, रिफ्लेक्ट होकर साउंड आएगा, तब कितना साउंड का फ्रीक्वेंसी ये सुनाई देगा, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा मूविंग कार का कॉन्सेप्ट है।
और इस तरह से इन लोग बनाएंगे। इमेज बना लेना है उसका कि वर्चुअल इमेज कि वो सोर्स है वो आ रहा है, इधर ऑब्जर्वर जा रहा है, तो ये इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा। ये करेक्ट है, किसी भी ये हमेशा इस केस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। मूविंग टारगेट, इसको हम लोग रहने देते हैं, टारगेट को रुकने देते हैं। सोर्स भी रुका हुआ है और ऑब्जर्वर भी क्या हुआ, रुका हुआ है, लेकिन इस केस में टारगेट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि टारगेट एक ऑब्जर्वर है और रिफ्लेक्टर है। ऑब्जर्वर मतलब पहले सोर्स से जो साउंड आएगा उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद इसको फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको सुनाई देगा। तो हम लोग को बताना है कि जब ये साउंड प्रोड्यूस हुआ, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड सुनाई देगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देने वाला है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले केस में, है ना। हर बार मैं इक्वेशन लिखता था, इस बार इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन होता है, सबको मालूम है, एटा इक्वल टू ए वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। यहाँ मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहला केस लेता हूँ। पहला केस कि साउंड यहाँ से निकला और टारगेट की तरफ गया, टारगेट मूव कर रहा है। तो चलिए, तो पहले केस में क्या होगा, ये टारगेट जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो बताना है। टारगेट जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो कितना रिसीव करेगा वो देखते हैं। ये मूव कर रहा है, तो ये हमारा सोर्स है जो रुका हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर जैसा काम करने लगेगा। इसको मान के चलना है कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है। मान लो, इमेजिन करो एक आदमी है यहाँ पे बैठा हुआ है ना। साउंड का फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, वही फ्रीक्वेंसी वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सामने वाले कुछ और सुनाई देगा। ठीक है, सो ये क्या होगा कि जैसे ही साउंड सोर्स हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो सुन रहा है, मतलब वॉल है, वो टकराएगा फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी से हम वॉल पे टकराएगा वो हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं ये डैश से फ्रीक्वेंसी से, सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैंने वी ले लिया है, ऊपर में ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हो। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है। नजदीक आ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, वेलोसिटी सामने की तरफ आ रहा है, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बढ़ने के लिए ऊपर में जो क्या होना चाहिए, ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए ऐड होगा वीटी डिवाइड बाय सोर्स रुका हुआ है, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी में ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रहा है वो ईटा एन डैश सुनाई दे रहा है, और ये एन डैश फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। जितना इसको यहाँ पे आया फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ, उतना फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, अब ये क्या करने लगा, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और ये कैसा काम करने लगेगा, सोर्स का। सोर्स जो मूव कर रहा है वो वीटी वेलोसिटी से, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एन डैश है। अब ये केस आ गया, पहले केस हो गया कि ये एस एन फ्रीक्वेंसी था और ये मूव कर रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाया जाएगा, एन डैश। अब एन डैश से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि एन डैश साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये एक तरह से सोर्स का काम करेगा, और सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, एन डैश। तो एन डैश फ्रीक्वेंसी से ये छोड़ेगा और इसको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, उस फ्रीक्वेंसी जो हियर रहेगा एन डबल डैश ले लेते हैं। सो एन डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे, जो सुनाई देगा वो कितना हो जाएगा, एन डैश इंटू वी। पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का बात करें, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी यहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम सोर्स का बात करें, सोर्स जैसा काम कर रहा है, वी वेलोसिटी से नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीटी माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एन, यहाँ से एन डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो एन डबल डैश जो यर्ड होगा जो ड्राइवर को, वो कितना, एन वी प्लस वी टी डिवाइडेड बाई वी इंटू यहाँ पे वी डिवाइडेड, इसका वैल्यू रख देते हैं वी माइनस वी टी। वी यहाँ से कैंसिल हुआ, सो हमारे पास एन डबल डैश जो आया तो कितना, एन वी प्लस वी टी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी टी। इतना फ्रीक्वेंसी इसको क्या होगा, सुनाई देने वाला है। इसको फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देने वाला है, ये इतना फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देने वाला है। तो ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और स्पेशल केस देखते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल केस बता रहा हूँ, इसमें वी वेलोसिटी एन फ्रीक्वेंसी लेके बता रहा हूँ। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, है ना।
वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे वी टी का दिया रहेगा, साउंड का स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। सो हमारा आंसर भी एकदम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला है। सो ये हमारा जनरल है, एक वेरिएबल लेके हम लोग बना रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे और भी इंटरेस्टिंग केस देखते हैं कि और क्या केस पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट केस है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर एक उसके परपेंडिकुलरली, लाइन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या मूव करता हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनका फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है इनके बीच में। तो इफ सोर्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से थीटा एंगल बना के ये मूव कर रहा है, तो ये ऐसे करके मूव करेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा अलग अलग टाइम पे। तो कुछ टाइम पे जब थीटा एंगल आएगा उस समय बताना है कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सुनाई देगा, वहां पे कितना सुनाई देगा क्रॉस करने के बाद। ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये सी लिख दिया गया है। यहाँ पे जब रहेगा उस समय हम लोग केस देखते हैं। तो ये हमारा वी वेलोसिटी आता है, इसका कंपोनेंट ऑब्जर्वर के तरफ वी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये अगर इधर जा रहा है तो इसका ये थीटा एंगल ए बी थीटा, इसका कंपोनेंट अगर इधर लेंगे तो ये वी एस कॉस थीटा होगा। अब दोनों केस में हम लोग देखते हैं। पहला वाला केस में, ये पहले केस में अगर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट केस में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो कितना आ जाएगा। सो पहले केस में फ्रीक्वेंसी एन डैश को निकालते हैं, वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय वी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर में होता है। ऑब्जर्वर को वेलोसिटी को लेना नहीं है तो ऑब्जर्वर को जीरो कर देंगे क्योंकि ये रेस्ट में है बेचारा, ठीक है। दूसरा है हमारा कि ये सोर्स जो है मूव कर रहा है इधर, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना वी एस कॉस थीटा। सो यहाँ वी और सोर्स का वेलोसिटी अंदर की तरफ है वी एस कॉस थीटा, इसके तरफ है मतलब नजदीक आ रहा है ऑब्जर्वर के वी एस कॉस थीटा से। तो नजदीक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना, ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इसके लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना, वी एस कॉस थीटा को। तो ये हमारा एन डैश है। एन डबल डैश क्रॉस करने के बाद का देखते हैं। क्रॉस करने के बाद जब क्रॉस करके फिर से थीटा एंगल बना रहा है तो उस केस में फिर से देखते हैं, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है तो नया जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ये सोर्स साउंड का फ्रीक्वेंसी हो गया, वह ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है। अब देखेंगे प्लस अगर माइनस से देख रहे हैं कि अब ये सोर्स वी कॉस थीटा से वी एस कॉस थीटा से दूर जा रहा है, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी आने वाला है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कम होगा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी दूर जा रहा है, डिस्टेंस दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, नीचे का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के लिए यहाँ ऐड करना पड़ेगा वी एस कॉस थीटा को। सो ये हमारा बाद का फ्रीक्वेंसी इतना सुनाई दिया है, ठीक है। इसी में अगर ऑब्जेक्ट अगर ये सोर्स मूव करते हुए यहाँ पे चला है, इस केस में जब चला आए यहाँ पे, तो इस केस में देखेंगे ये थीटा बढ़ते, ये थीटा ये जैसे जैसे थीटा आएगा नजदीक आएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू जैसे ही हम लोग इस केस में 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा वही फ्रीक्वेंसी ये हियर्ट करेगा सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन अलग अलग इधर रहेगा तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस सुनाई देगा। डायरेक्ट परपेंडिकुलरली अगर रहेगा पॉइंट पे, जैसे सोर्स इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और ऑब्जर्वर इसके जस्ट परपेंडिकुलर है इसके मोशन के, तो इनके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं आने वाला है, सेम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सुनाई देगा, ठीक है। सो यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देने वाला है। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह के कुछ नए इंटरेस्टिंग केस, इसी से रिलेटेड नया केस की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए हमारा नया केस क्या है, तो ये है हमारा न्यू केस कि इसमें हम लोग ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट का ही ये केस है। इसमें क्या हो रहा है कि जब कार है एक v1 स्पीड से इधर मूव कर रहा है, दूसरा v2 स्पीड से कार मूव कर रहा है, v1 ने हॉर्न बजाया और v2 ने सुन रहा है। तो व्हेन टू कार्स मूविंग परपेंडिकुलर रोड, व्हेन कार वन साउंड अ हॉर्न ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इन एन फ्रीक्वेंसी का साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, साउंड हियर्ड बाय कार टू कैन बी गिवन, कितना ये की गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट इधर निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा केस रहेगा तो कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। ये क्या करना है, इसका कंपोनेंट देख रहे हैं इधर, ये क्या होगा v1 cos थीटा 1
और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया v2 cos थीटा 2। ये क्या है, ये है ऑब्जर्वर और ये क्या है हमारा सोर्स है। तो चलिए v अगर निकालते हैं ईटा डैश का एन डैश का वैल्यू निकालते हैं, नया फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v, ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर हमारा कौन है ये, तो ऑब्जर्वर देख रहे हैं नजदीक आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए ऊपर पॉजिटिव होगा तो v2 cos थीटा 2। और नीचे में अगर देखते हैं तो सोर्स होता है, तो सोर्स के लिए क्या करना करेगा, इसको ढकना पड़ेगा। सोर्स भी नजदीक आ रहा है v1 cos थीटा 1 वेलोसिटी से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम के लिए यहाँ पे माइनस साइन होगा, vs cos थीटा 1, ये हमारा फ्रीक्वेंसी इसको यर्ड करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। हाँ, ये सेम पीछे वाला जैसा ही ये था क्वेश्चन, बस इसको क्या कर देना है, कंपोनेंट में बांट के अलोंग जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अलोंग क्या कर देना, वेलोसिटी के कंपोनेंट को लिख देना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग केस की तरफ। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग केस रहा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग केस है कि रोटेटिंग सोर्स और ऑब्जर्वर। उसमें पहला पॉइंट है कि व्हेन सोर्स इज रोटेटिंग, सोर्स रोटेट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट में है और सोर्स ऐसे मूव कर रहा है। तो दो केस हो सकता है। पहला केस कि सोर्स जो है यहाँ पे नजदीक आए, जब सोर्स इसके नजदीक आएगा, ध्यान रखेंगे सोर्स जब नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देने वाला है वो कितना, मैक्सिमम सुनाई देगा। तो एन डैश मैक्स लिख देते हैं, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये सुनाई देने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू सुनाई देने वाला है कितना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्लस वी, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, प्लस वी, सोर्स नजदीक आ रहा है, ये नजदीक आ रहा है, नजदीक वाला मतलब क्या हो गया, नीचे वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो vs। एन डैश जब ये दूर जा रहा होगा उस समय क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। सो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एन वी, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो v प्लस वी एस। इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, एन मैक्सिमम अप्रेंट और एन मिनिमम अप्रेंट में डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस निकालते हैं, तो एन वी अपॉन वी माइनस वी एस माइनस एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। इसमें अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो भी ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का दोनों का इतना आया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ए से मल्टीप्लाई हुआ, एन बी कॉमन निकाल दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, वी प्लस वी एस, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, माइनस ये वाला इधर जाएगा तो माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी एस, ये वाला ऊपर गया, एन वी कॉमन हो गया। यहाँ से देखिए वी ए कैंसिल, तो यहाँ से 2n वी इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर, ये हमारा फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज, जो आते समय और जाते समय इन दोनों में फ्रीक्वेंसी में चेंज इतना आएगा, जब क्या होगा, सोर्स इज रोटेट कर रहा हो, है ना, किसके, और ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। नेक्स्ट केस इसमें देखते हैं, दूसरा केस कि ऑब्जर्वर क्या हो, रोटेट करता हो और सोर्स रुका हुआ, तो वो भी सेम टाइप का ही रहेगा। इसमें क्या चेंज है, तो ये भी हमें सेम रहने वाला है कि अगर व्हेन ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग एंड सोर्स इज इन रेस्ट कंडीशन, तो इस केस में जब नजदीक आएगा तो फिर से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वो नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो एन डैश मैक्स लिखते हैं। वो क्या होगा, तो एन, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है मतलब बढ़ना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए ऊपर पॉजिटिव साइन, नीचे सोर्स रुका हुआ तो सोर्स के वेलोसिटी में नीचे में कोई चेंज नहीं आएगा, वीएस ही रहेगा। एन मिनिमम लिखना है तो मिनिमम हम लोग लिख सकते हैं कितना, एन प्लस दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो मिनिमम आएगा, तो जी यहाँ पे दूर जा रहा है वी ओ वेलोसिटी से ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगा, कम होगा तो कम होने के लिए ऊपर माइनस करना पड़ेगा, और नीचे में सोर्स तो रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हम लोग रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है, अगर हम लोग को डिफरेंस निकालना है, एन मैक्सिमम और एन मिनिमम में डिफरेंस निकालना है, तो एन मैक्सिमम मिनिमम में डायरेक्ट डिफरेंस निकलेगा। यहाँ पे दोनों में एन बाई भी कॉमन है, सो एन बाई भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। एन मैक्सिमम का वैल्यू वी प्लस ओ वी ओ माइनस, ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस करके माइनस भी, ये माइनस माइनस प्लस वी नोट, तो ये से वी से कैंसल, सो आ गया 2 वी नोट, 2n वी नोट अपॉन वी एस, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ये आएगा। तो ऐसे हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आसान है, आसान है, बहुत आसान है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी केस में। तीसरा केस जब क्या होगा कि ऑब्जर्वर जो हो वो सेंटर पे हो और सोर्स चारों तरफ घूम रहा है। ऑब्जर्वर सेंटर पे हो, सोर्स चारों तरफ घूमेगा, उस केस में कोई चेंज नहीं आने वाला है फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस आर रेडियस है, उसमें भी रहेगा। या उल्टा सोर्स यहाँ पे रुका हुआ हो और ऑब्जर्वर गोल गोल घूम रहा हो, उस केस में भी इनमें कोई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इससे क्वेश्चन हो सकता है कि एक आदमी है यहाँ एक सेंटर पे खड़ा हुआ है, एक रेलवे ट्रैक है, वो कर्व बना रहा है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक पर्सन खड़ा हुआ है ना। अब जब रेलवे ट्रैक पे ये ट्रेन पास हो रही है तो हॉर्न बजाते हुए जा रही है, तो ये बताना है ये आदमी को, ये जो पर्सन है उसको फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस सुनाई देगा। तो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो इसके लिए इसको कोई भी फ्रीक्वेंसी सुनाई वैसा नहीं देगा। देखते हैं नेक्स्ट होता है साउंड, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। सोनार का यूज कहाँ करते हैं मालूम है? अरे वो सोनार नहीं जो अपना वो है ना माइंड, वो सोनार नहीं है ना, जो सोनार का काम करते हैं वैसा उनको सोनार नहीं बोला जा रहा है। ये सोनार है नेविगेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। और किस में ज्यादातर हम लोग ये सोनार का यूज जो करते हैं वो हम लोग सबमरीन ये सब में करते हैं। सबमरीन में नए सबमरीन, दुश्मन के सबमरीन को चेक करने के लिए, देखने के लिए, या जहाज में पता लगाने के लिए कितने दूर पे पत्थर है, कितने दूर पे चट्टान है जिससे हमारा टकरा सकता है जहाज, या कितने दूर पे मछली है, कि कोई भी एनिमल्स है वो हमारे तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, तो ये सब को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये काम करता है साउंड वेव पे। इससे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ये सोर्स की तरफ भी काम करता है, ऑब्जर्वर की तरफ भी काम करता है। इसके अंदर डिटेक्टर भी लगा हुआ रहता है। जितने भी सीप है वो सारे सीप में, ये सीप के नीचे में ये डिटेक्टर का काम रहता है। और यहाँ पे अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सोनार के थ्रू हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग इमिट करते हैं चारों तरफ। जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड आता है, किसी टारगेट से टकराया, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं समुद्र सतह से कितने ऊंचाई पे हैं या नीचे कितना गड्ढा है, ये भी पता लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही इस पे साउंड आता है, ये सेम रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होता है ना। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं किससे, इसी मेथड से, साउंड नेविगेशन एंड सिस्टम से, ये डॉपलर इफेक्ट का यूज करके ही फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं। तो ये हमारा रहा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर यूज टू डिटेक्ट द रॉक्स एंड सबमरीन्स इन द सी, इसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। ये जैसे ही सोनार से हम लोग साउंड देते हैं, ये साउंड जाता है और टारगेट से टकरा के फिर वापस आता है, और डिटेक्टर लगा हुआ रहता है, वो सेंस करता है और हम लोग पता लगाता है कितना फ्रीक्वेंसी में चेंजेज है। फ्रीक्वेंसी में चेंज के अकॉर्डिंग वो जो हमारा वो उधर जो टारगेट है, वो टारगेट के वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, if v is the velocity of sound in the water, v is the velocity in टारगेट का वेलोसिटी है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, भी ले लिए हम लोग। साउंड का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। साउंड का वेलोसिटी एयर में जितना होता है, जैसे 340 मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम वाटर में जाएंगे तो वाटर में उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है ना, 1250 से ज़्यादा वेलोसिटी होता है वाटर में। तो वाटर में इनका वेलोसिटी अलग रहेगा। तो मान लेते हैं वाटर में वेलोसिटी साउंड का v दिया हुआ है, एंड जो हमारे टारगेट है उसका वेलोसिटी v सब ले लिए हैं। तो उस केस में हम लोग को जो भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्या हो सकता है, किसी को मालूम है? तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, 1 ± 2v सब माइनस v, ये इंटू ये आएगा। ये प्लस का साइन होगा, ये प्लस का साइन होगा। कब प्लस का साइन होगा? जब क्या होगा, टारगेट नजदीक आ रहा हो। माइनस का साइन होगा जब टारगेट क्या होगा, दूर जा रहा होगा। तो ये हम लोग इस फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं। ये भी डॉपलर इफेक्ट का यूज करके ही हम लोग बनाए हैं। तो ये सिंपल है, आसान है। तो चलिए हम लोगों ने देखा डॉपलर इफेक्ट और उसका यूज, एप्लीकेशन। अब इसमें हम लोग डिफरेंट जितने भी पॉसिबल केसेस थे लगभग उसको बता दिया है। और भी केस पॉसिबल हो सकते हैं,
लेकिन जो मैक्सिमम जनरल केसेज है उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इससे अब रेस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में केवल ये रहेगा कि आप हम लोगों ने यहाँ जनरल वैल्यू सबका लिया है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, दैट मीन्स एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। उस न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम लोग को बनाना है ना। जो हम लोग वीएस यूज करते थे वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है ना। जहां वीओ यूज कर सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। याद रहे यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, यूनिट का ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन में दिया रहेगा, अलग अलग मीडियम है, उसमें मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे साउंड का वेलोसिटी अलग अलग होता है। इन कैलकुलेशन आसान करने के लिए 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये टेम्परेचर पे लेते हैं। तो ये साउंड का वेलोसिटी टेम्परेचर प्रेशर सब पे डिपेंड करता है, तो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस पे इसको क्वेश्चन में वो दिया रहता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि साउंड का वेलोसिटी जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग मीडियम, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर और अलग अलग ह्यूमिडिटी पे साउंड का वेलोसिटी अलग अलग होता है। सो क्वेश्चन में वो गिवन रहेगा। बाकी ऑब्जर्वर सोर्स का वेलोसिटी गिवन रहेगा, वैल्यू बना रखते जाना है। हमारा डॉपलर इफेक्ट के थ्रू नया फ्रीक्वेंसी हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही रहा हमारा डॉपलर इफेक्ट। फिर नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।